हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सीताराम गुप्ता है। हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे कक्षा 12 का। पेपर डिले है थोड़ा आप लोगों का, देखते हैं क्या होगा। पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पा रही है। आप लोग जानते हैं हम लोग महामारी से जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है, इसलिए जो आपकी पढ़ाई है वो थोड़ी बाधित हो रही है। इसलिए ज़्यादातर व्यवस्थाएं स्कूल के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से आपको किया गया है कि आप लोग को ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था कराई जाए। तो हम आज आपको शुरू करेंगे रसायन विज्ञान में भाग 1। रसायन विज्ञान के 2 भाग बने हैं। पहला है आपका भाग 1, दूसरा है भाग 2। भाग 1 में आप लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें, और भाग 2 में आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कार्बनिक रसायन। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, वो भी शुरू कर देंगे बीच में, ठीक है, ताकि दोनों साथ में चलता रहे। तो भाग 1 से शुरू करते हैं। पहला जो आपका चैप्टर है वो है ठोस अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 से लेकर कहीं भी आप कोई भी वनडे एग्जाम दोगे तो ठोस अवस्था की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये टॉपिक बहुत कठिन भी है, पूरे केमिस्ट्री में बहुत कठिन टॉपिक माना जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि इसको समझाना और आपको समझना दोनों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो स्टार्ट किया जा रहा है कि ठोस अवस्था क्या होती है। आप लोग जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है? ठोस ऐसे पदार्थ हैं जिनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होती है। द्रव क्या है? ऐसे पदार्थ, द्रव वे पदार्थ हैं जिनकी आकृति तो निश्चित होती है लेकिन आयतन बदल जाती है। इसको जिस बर्तन में आप रख देंगे उसी की आकृति ग्रहण कर लेगी। लेकिन गैस क्या होता है? अरे भाई, गैस की ना तो कोई आकृति निश्चित है ना तो कोई आयतन। जैसे थोड़ा सा आप गैस यहाँ रख लीजिए और जैसे खोल देंगे तो पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाएगी, मतलब पूरे कमरे में फैल जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग परफ्यूम यूज करते हैं। परफ्यूम को क्या करते हैं, जैसे बॉडी पे स्प्रे करते हैं तो क्या यही भर रहता है? नहीं, परफ्यूम की खुशबू क्या होती है, पूरे कमरे में विसरण के द्वारा फैल जाती है और बहुत दूर तक इसकी सुगंध जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक आपका क्या है, ठोस अवस्था। कह रहा ठोस क्या होता है। सबसे पहली बात तो जानना ये आवश्यक है आखिर ठोस क्या होता है। आप लोग बहुत से प्रकार के ठोस भी पढ़ लोगे, लेकिन ठोस आखिर किसको हम कहेंगे? ठोस वह पदार्थ हैं जिनके बीच में जो अंतराणविक दूरी होती है बहुत कम होती है। वो एक दूसरे के क्या होते हैं और बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे से एकदम बंधे होते हैं। अगर इनके अणु दूर दूर होते हैं तो क्या होता है, ये मजबूत थोड़ा हो पाते। मतलब ठोस वह पदार्थ हैं जो क्या होते हैं, एक दूसरे से एकदम इनके कण सटे हुए होते हैं, यानी इन कणों के बीच में दूरी पर्याप्त नहीं होती है कि ये इसको धक्का दे दे और ये टूट के अलग हो जाए। जैसे पानी है, पानी में चलना क्या होता है, आसान होता है। किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। और गैसों में चलना तो बहुत आसान होता है। किसकी? जल, पानी की तुलना में भी और ठोस की तुलना में, यानी द्रव की तुलना में और ठोस की तुलना में गैसों में चलना आसान क्यों है? क्योंकि जो गैस के अणु हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। उसकी तुलना में द्रव के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। इसलिए जब आप पानी में चलते हो तो थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन आपसे हम कहें क्या इस दीवार के आर पार निकल जाओ, तो निकल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकल सकते हैं आप। कोई पूछेगा क्यों, तो कहिएगा कि सर जो ठोस के अणु हैं बहुत पास पास हैं, अगर हम धक्का देके अंदर जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ठोस के अणु क्या है, एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। ठीक है, अब ठोस के अणु बंधे होते हैं, लेकिन अब आप लोग जानते हैं कि अलग अलग अणुओं में अलग अलग प्रकार के बल कार्य करते हैं। इनको देखते हुए ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है आयनिक ठोस, दूसरा क्या है, आणविक ठोस,
और तीसरा क्या है, सहसंयोजक ठोस, उसके बाद में है धात्विक ठोस। ठीक है, तो सीरियल वाइज से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आयनिक ठोस क्या होता है। थोड़ा आयन से आप लोग समझते होंगे कि आयन क्या होते हैं। आयन क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे। यानी अगर कोई अणु है, सॉरी कोई भी परमाणु किसी पर धनावेश हो, किसी पर ऋणावेश हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये आयन की अवस्था में है। ये कैसी अवस्था में है, आयन की अवस्था में। तो आयनिक ठोस में क्या होगा, आयनिक ठोस वह ठोस होते हैं जो विपरीत आवेशित आयनों से बंधे होते हैं। आयनिक ठोस वह ठोस हैं जो विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर एक धन आयन है तो दूसरा ऋण आयन होगा, अगर एक धन आयन है तो दूसरा ऋण आयन होगा। थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं, देखिएगा। जो बड़ा साइज का है वो आपका क्या है, ऋण आयन है, और छोटा साइज का जो आपका बनाया गया है वो आपका क्या है, धन आयन है। थोड़ा दूर बन गया, लेकिन ये एक दूसरे से ऐसे बंधे होते हैं। ऐसे इनकी रेगुलर स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बना दिया हूं। थोड़ा देखिएगा, ये हमारा क्या होता है, ऋण आयन, छोटा वाला धन आयन, बड़ा वाला ऋण आयन होता है, छोटा वाला धन आयन। आयनिक ठोस में हमने आपको बताया कि आयनिक ठोस विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं। यानी अगर ये विपरीत आवेशित है तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, वैद्युत आकर्षण बल कार्य करेगा। वैद्युत आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, ये प्रबल रूप से बंधे होते हैं। यानी इनके बीच में क्या होता है, जो आकर्षण की क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कूलाम ने कहा था कि अगर दो विजातीय आवेश हैं तो उनके बीच में क्या कार्य करता है, आकर्षण बल। जैसे आप लोगों ने नमक का नाम सुना है, कोई आपसे पूछे कि नमक की संरचना कैसी होती है, तो आप नमक ठोस है, इसकी संरचना किस प्रकार की होगी, तो कहिएगा नमक जो है हमारा NaCl हो, और Na पर क्या होता है, धन चार्ज होता है, और Cl पर क्या होता है, ऋण चार्ज होता है। तो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, NaCl। और नमक आपका कैसा है, एक ठोस ही तो है। नमक अगर ठोस है तो ये देखने वाली बात है कि NaCl पर कैसा आवेश है, Na पे प्लस Cl पर माइनस। यानी जब ये दोनों मिलकर बने हैं तो NaCl बन गया है। यानी ये अगर Cl बना है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा है, ये हमारा आयनिक ठोस है, ये आयनों के द्वारा ही बंधा हुआ है। ठीक है, तो यानी एक पर धन है एक पर ऋण है, तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, वैद्युत आकर्षण बल। तो आपका ये हो गया आयनिक ठोस। इसके बाद में आप पढ़ेंगे आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होता है, चलो आणविक ठोस तो आप लोगों ने जान लिया। आखिर थोड़ा सा और बताते हैं। आयनिक ठोस के गलनांक और क्वथनांक बहुत ऊंचे होते हैं। आयनिक ठोस के जो गलनांक और क्वथनांक बहुत ऊंचे हैं। कोई पूछे क्यों इतने ऊंचे होते, तो कहिएगा क्योंकि सर ये क्या होते हैं, विपरीत आवेशित आयनों द्वारा बने होते हैं। ठीक है, लेकिन कोई पूछे आयनिक ठोस क्या जल में विलय होते हैं, तो कहिएगा हाँ, आयनिक ठोस जल में पूर्ण रूप से विलय होते हैं। आप लोग घर पर भी देखते हो, क्या नमक को पानी में डालते हो तो नमक विलीन हो जाता है पानी में, तो कहिएगा हाँ सर। जैसे ही नमक को पानी में डाला जाता है तो नमक क्या होता है, पानी में घुल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। यानी जल हमारा क्या है, ध्रुवीय विलायक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर ने बताया होगा पिछली कक्षाओं में कि जो जल होता है वो क्या होता है, ध्रुवीय विलायक होता है। और ध्रुवीय जो विलायक होते हैं उसमें सारे आयनिक ठोस आपके विलीन होते हैं, चाहे NaCl है,
KCl है, HCl है, कोई भी है जो विपरीत आवेशित आयनों द्वारा बंधे हुए हैं, अगर इनको जल में डाल दिया जाए तो जल में पूर्ण रूप से विलीन हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा है आपका आणविक ठोस। आप लोग आयोडीन का नाम सुने हैं? अरे भाई वही आयोडीन खाने वाला, जैसे आप बोलते हैं ना, प्रचार आता है आयोडीन अगर नहीं खाओगे तो कौन सा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग आयोडीन का नाम सुने हैं, सल्फर का नाम सुने हैं और फास्फोरस का नाम सुने हैं। ये सब हमारे क्या हैं? आणविक ठोस हैं। जो आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, ये क्या है? आणविक ठोस हैं। आणविक ठोस कैसे बने होते हैं? अणुओं द्वारा बने होते हैं। अब अणु आप जानते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु अगर आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। जैसे आयोडीन है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है? आयोडीन है। ऐसे रेगुलर स्ट्रक्चर होती है। मैं थोड़ा सा बना के आपको बता रहा हूं क्या है आणविक ठोस। देखिएगा, कोई आपसे पूछे आणविक ठोस क्या होते हैं तो कहिएगा कि आणविक ठोस अणुओं से मिलकर बने होते हैं। आणविक ठोस क्या होते हैं? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी आणविक ठोस अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये जुड़ते कैसे हैं? इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? आणविक ठोस अणुओं से मिलकर बने होते हैं और इन अणुओं के बीच में वांडर वाल्स फोर्स कार्य करता है। आप लोग वांडर वाल्स का नाम सुने होंगे, गैसीय अवस्था में पढ़ाया जाता है, गैसों के गुण में। उसमें बताया गया था कि वांडर वाल्स फोर्स, वांडर वाल्स जो बल होता है वो बहुत क्षीण बल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इन पर कोई आवेश है नहीं, इनके द्वारा पार्सली ऐसे जुड़ाव होता है। इनके बीच क्या होता है? पार्सली जुड़ाव होता है। ठीक है, इनके बीच में जो कार्य करने वाला बल होता है वो बहुत क्षीण होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? ठोस बड़े कमजोर होते हैं। इन पर थोड़ा सा अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये पूरा ऐसे स्ट्रक्चर टूट जाएगा। तो इस ठोस को हम क्या कहते हैं? आणविक ठोस। कोई आपसे पूछे कि आणविक ठोस क्या होते हैं तो ये कहिएगा आणविक ठोस अणुओं से मिलकर बने होते हैं और इनके बीच में वांडर वाल्स फोर्स कार्य करता है। और ये फोर्स क्या होता है? बहुत क्षीण होता है। थोड़ा सा अगर आप फोर्स लगाओगे तुरंत ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद है आपका सहसंयोजक ठोस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ठोस है? सहसंयोजक ठोस। सुनिएगा, जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वो सहसंयोजक बंध के द्वारा बने होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नाम ही है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस का मतलब होता है कि ये जो ठोस हैं इनके परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध बना है? सहसंयोजक बंध। कोई आपसे पूछ सकता है कि सहसंयोजक अगर ठोस है तो इसके बारे में कुछ बताइए, तो आप कहिएगा कि जो सहसंयोजक ठोस होता है ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है। सहसंयोजक ठोस क्या होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है और इन परमाणुओं के बीच में क्या सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। सहसंयोजक ठोस परमाणुओं से मिलकर बना होता है और इनके बीच में कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। और ये सहसंयोजक बंध क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। जैसे आप लोगों ने ग्रेफाइट का नाम सुना होगा, ग्रेफाइट और डायमंड का नाम। सबसे कठोर आप बोलते हो ग्रेफाइट, एक डायमंड है। डायमंड सबसे कठोर क्यों है? इसका अपना एक अलग गुण है। इसके बीच में जो बल कार्य करता है वो सहसंयोजक बल होता है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच में जो बंध बनते हैं वो जो होते हैं वो हमारे सहसंयोजक बंध होते हैं। सहसंयोजक बंध बहुत मजबूत बंध है।
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम आपको कार्बन के डायमंड और ग्रेफाइट की संरचना बता रहे हैं। पहले आपको हम ग्रेफाइट की संरचना बना के बताते हैं। आप लोग के लिए बनाना बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग ये मत समझिएगा कि सर ने बेंजीन रिंग बना दिया, यहाँ एक परमाणु है, यहाँ एक परमाणु, ये इसी वे में इस पर परमाणु क्या होते हैं, लगे होते हैं। ठीक है, इसी वे में क्या होते हैं, परमाणु एकदम लगे होते हैं। कॉर्नर। फिर क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान। देखिएगा थोड़ा ध्यान से इसको। एक क्रिस्टल उपयोग देखिए, इसी वे में आगे ऐसे बनता जाता है, इसके पीछे भी ऐसे बना होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सहसंयोजक ठोस में पहला आपका जो है वो डायमंड का है। डायमंड में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक परमाणु को देखिए, इस परमाणु का अंतर और इस पर, ये थोड़ा आपको परमाणु की ये बांड थोड़ी बड़ी बड़ी बनाई हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बांड में क्या होता है, इतने दूर दूर वास्तव में परमाणु नहीं होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, बहुत करीब होते हैं। ये परमाणु इससे भी जुड़ा होता है, इससे भी जुड़ा होता है, इससे भी जुड़ा होता है। इसकी संरचना क्या होती है, एक रेगुलर संरचना होती है। ऐसे ऐसे एकदम संरचना इसकी रेगुलर होती रहती है। इसीलिए जो डायमंड आपका होता है वो बहुत कठोर धातु होता है। डायमंड को आप क्या कहते हैं, बहुत कठोर होता है। और डायमंड का उपयोग हम क्या करते हैं, ग्लास को काटने में करते हैं। जो डायमंड का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग होता है ग्लास को काटने, ग्लास यानी शीशे को काटने में होता है। इसके जो गलनांक और पथनांक होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं। इसके गलनांक और पथनांक बहुत ऊंचे होते हैं। इसका कारण है कि इसकी क्या होती है, एक रेगुलर संरचना होती है। मतलब ये एक अंतराल के बाद ये यूनिट पुनः ये यहाँ रिपीट होगी, फिर ये यूनिट यहाँ रिपीट होगी। मतलब एक अंतराल के बाद इसकी यूनिट ऐसे रिपीट होती जाती है, जैसे ये है। देखिए, फिर इनके बीच में फोर्स कर देंगे। फिर आपसे कोई पूछे, कहिएगा हाँ सर यहां भी बनेगा। ठीक है, तो इसकी ऐसे एक रेगुलर संरचना बनती चली जाती है। इसीलिए आपका जो डायमंड होता है वो बहुत कठोर होता है। सबसे कठोर जो पदार्थ पाया जाता है वो आपका ठोस है, वो डायमंड होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट की कठोरता होती है वो डायमंड की तुलना में बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ग्रेफाइट की संरचना होती है वो रेगुलर वे में नहीं बन पाती है। थोड़े अंतराल के बाद ये क्या होती है, इरेगुलर हो जाती है। इसीलिए जो ग्रेफाइट होता है वो डायमंड की तुलना में बहुत कमजोर होता है। अगला जो आपका ठोस होता है वो है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होता है, धातुओं के बीच में आप जानते हैं कौन सा बॉन्ड बनता है, धात्विक बॉन्ड। धातु का नाम जैसे सोना चांदी, ठीक है, इन सब चीजों का नाम आपने सुना है। तो धातुओं के बीच में जो बंध बनता है वो हमारा होता है धात्विक। अब आपका है धात्विक ठोस। चौथा प्रकार जो है आपका वो है आपका धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होता है, जो ठोस धातुओं के गुण को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम धात्विक ठोस कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि धात्विक ठोस क्या होता है तो आप कहिएगा कि जो ठोस धातुओं के गुण को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम धात्विक ठोस कहते हैं। सभी धातुएं धात्विक ठोस होती हैं,
सभी जो धातुएं होती हैं वो धात्विक ठोस होती हैं। कोई आपसे पूछे कि धात्विक ठोस क्या होता है तो आप कहिएगा कि जो ठोस धातुओं के गुण को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धात्विक ठोस। आप लोग जानते हैं धातु क्या होता है। धातु डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मींस क्या होता है, तन्य होते हैं, मतलब इसको अगर पीटते हैं खींचते हैं तो क्या होता है, ये बढ़ जाता है। धातु में एक धात्विक चमक होती है। जो धातु होते हैं इनके बीच में जो बांड होते हैं वो धात्विक बांड होते हैं। कोई आपसे पूछे कि धातु क्या होते हैं और धातु के कैसे बने होते हैं तो आप कहिएगा कि जो धातु होते हैं इनके अणुओं के बीच क्या होती है, धात्विक बांड होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक थोड़ा नीचे होते हैं, ठीक है। धातुओं में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन से थोड़ा मतलब समझिएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ये वही मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जिनके माध्यम से क्या होता है, धातु में करंट प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो धात्विक ठोस क्या होते हैं, वह ठोस जो धातुओं के गुण को प्रदर्शित करते हैं उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि धातुओं में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। आप लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही एल्युमिनियम में क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी जो धातुएं विद्युत धारा का संचालन करती या जो पदार्थ विद्युत धारा का संचालन करती हैं उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये धातुएं क्या है, धात्विक ठोस हैं। थोड़ा देखिएगा इसके धातुओं में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा का संचालन करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इसमें जब विद्युत धारा पढ़ाया जाएगा तो वहां आपको बताया जाएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातु जो एल्युमिनियम है, जो धातुएं होती हैं वो विद्युत धारा का संचालन करती हैं। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा, 4 ठोस पढ़ लिए। कौन सा, पहला आपने पढ़ा आयनिक ठोस, उसके बाद में आणविक ठोस, उसके बाद में सहसंयोजक ठोस और धातु ठोस। अगर आप लोगों की इच्छा है इसको लिखाया भी जाए तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था आज फर्स्ट चैप्टर का। उस कल से हम क्या करेंगे, हेडिंग बाय हेडिंग लिखा देंगे नोट्स, और आप लोग नोट्स उतार लीजिएगा, एक कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी में क्या कीजिए, जितनी हेडिंग रोज लिखाई जाए उसके बारे में आप लिखते रहिए। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।